हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज काजल। आज से हम शॉर्ट आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was the first step taken by the British government to control and regulate the company's affairs. Discuss। तो क्वेश्चन कह रहा है जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप था कंपनी के अफेयर को कंट्रोल और रेगुलेट करने का। कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए जो कंपनी के सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू पे रिपोर्ट कर दें थे। ठीक। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ था? इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कैसे? याद होगा तो इसने सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, और जो प्रेसिडेंसीज थे बॉम्बे और मद्रास के, इसके सबऑर्डिनेट कर दिए गए इन दोनों प्रेसिडेंसीज को। तो ऐसे ही इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का फाउंडेशन किया। ओके, तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो आंसर है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हमने ऊपर समझा। फिर अर्लियर द कंपनी वर्कड इंडिपेंडेंटली एंड मिसयूज्ड इट्स पावर। मतलब कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं थी, जो चाहे करती थी, ज्यादा टैक्स लेना, करप्शन, इंडियन रूलर्स और पब्लिक का एक्सप्लॉइटेशन। इसीलिए बोला जाता है कि कंपनी ने पावर्स का मिसयूज किया। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट लाइन है दिस एक्ट ब्रॉट द कंपनी अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। इसका मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके ऊपर निगरानी रखने लगी, यानी कंपनी को कंट्रोल में लाने की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट है इट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड रिड्यूस द इंडिपेंडेंस ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज। हाँ, कौन सी अदर? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके सबऑर्डिनेट कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ठीक। नेक्स्ट है ए सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो सेटअप एट कोलकाता। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी सेटअप किया गया। दो द एक्ट हैड लिमिटेशंस। हालांकि इस एक्ट के लिमिटेशंस थे, लेकिन इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट का कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल इसने बिगिनिंग कर दिया था। ओके, अदर पॉइंट्स में हम इसके लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। हालांकि आंसर यहीं पे खत्म हो गया था। ये शॉर्ट आंसर है 50 वर्ड्स का। ये अदर पॉइंट्स है कि उसके लिमिटेशंस क्या थे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। जो गवर्नर जनरल और काउंसिल, इसमें ये था कि गवर्नर जनरल हैड नो ओवरराइडिंग पावर्स। काउंसिल को डिसीजन को ओवरराइडिंग पावर्स करने नहीं था गवर्नर जनरल के पास। डिसीजंस वेयर टेकन बाय मेजोरिटी लीडिंग टू फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट, जिससे डिसएग्रीमेंट होते थे। टू है अनक्लियर जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगी। सुप्रीम कोर्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगी थी। ये कब खत्म हुआ? किस एक्ट के द्वारा? 17 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से जुरिस्डिक्शन है ये निर्धारित किए गए। ओके, द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड कंपनी ऑफिशियल्स वेयर नॉट क्लियरली डिफाइंड, काजिंग कंफ्यूजन एंड क्लैशेस। कब खत्म हुए? एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। ठीक। वीक कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज। द एक्ट फेल्ड टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बंगाल ओवर मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे पे तो सबऑर्डिनेट बना दिया था, लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल नहीं था। इफेक्टिव कंट्रोल सबसे कब आया था? हमारा 1833 से। इसके लेजिस्लेटिव पावर्स ही खत्म कर दिए थे 1833 चार्टर एक्ट में। ओके, फोर्थ पॉइंट है करप्शन नॉट फुली चेक।
The act did not provide strong mechanism to prevent misuse of power by company officials. कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनके जो करप्शन करते थे वो स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं दे पाया ये एक्ट. ओके. फिफ्थ पॉइंट है लिमिटेड कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. पार्लियामेंट कुड ओनली डिमांड रिपोर्ट्स बट हैड नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था सिर्फ रिपोर्ट करता था सिविल मिलिट्री रेवेन्यू पे. ठीक. वो सिर्फ रिपोर्ट करता था लेकिन क्या कहते हैं डायरेक्ट डिमांड डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हम खुद से लिखेंगे. विच एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. तो हमारा मैंने अभी बताया ना यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833 सेंट्रलाइजेशन मद्रास और बॉम्बे का लेजिस्लेटिव पावर ले लिया गया. चार्टर एक्ट 1833. सबसे पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे डिजिग्नेटेड किया गया. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ऑफ इंडिया डिजिग्नेटेड किया गया. और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उनके लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया. ठीक है. तो यही था फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. और क्या हुआ था 1833 में ट्रेड मोनोपोली भी पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी. ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी. चलिए आंसर लिखते हैं. तुम्हारा आंसर स्टार्ट होगा दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज regarded as the final step towards centralization in British India. ओके. रीजन्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए. लिख लेते हैं यहाँ पे रीजन्स. 1. जो गवर्नर जनरल था द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was redesignated as गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ओके. और दूसरा क्या था ये प्रेसिडेंसीज को जो लेजिस्लेटिव पावर ले लिया था. लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वेयर एबॉलिश्ड. थर्ड पॉइंट है ऑल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. सारा तो इसको दे दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सेंटर को. अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट. लास्ट में कंक्लूजन में हो जाएगा हमारा
Thus, the act established a strongly centralized and unitary administrative system in ब्रिटिश इंडिया। सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी कैसे हुआ? क्योंकि ये जो दोनों प्रेसिडेंसीज थे उनके पास लेजिस्लेटिव पावर था नहीं, सारा पावर सेंटर के पास ही आ गया था लॉ बनाने का, इसीलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामाइन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन शेपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है, पी के भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन से सोर्सेस लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, 1935 में क्या क्या आया था? सबसे पहले तो ऑल इंडिया फेडरेशन का आया था। ठीक, डायरकी सेंटर पे लाया गया और एबॉलिश किया गया प्रोविंस से। ठीक, सब्जेक्ट्स को, पावर्स को डिवाइड किया गया सेंटर स्टेट के बीच, प्रोविंस के बीच, सेंटर, फेडरल, कॉन्करेंट। ये है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवंथ शेड्यूल में, सेवंथ शेड्यूल। ओके, जो रेजिड्यूरी पावर्स थे किसको दिया गया? वाइसराय को। ठीक, और क्या आया था? ये सेकेंड टाइम था इनका कहने का कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ला रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और पहली बार कब था? 1919 में। ओके, 1935 में, और ये फेडरल कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। ओके, 1937 में। चलिए आंसर लिखते हैं। दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 played a crucial role in shaping the Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ब्लूप्रिंट है, मेजर पार्ट इसी से लिए गए हैं। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इंट्रोड्यूस ए फेडरल स्ट्रक्चर। ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स। मेनी फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं? सच एज दी ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, ये ठीक, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव
framework were borrowed from this act. Although ये जो एक्ट था फेल्ड हुआ था, द एक्ट फेल्ड। क्यों? सबसे पहले तो जो ऑल इंडिया फेडरेशन का लाए थे, इसको प्रिंसली स्टेट ने ही ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ठीक। ऑल्दो द एक्ट फेल्ड ड्यू टू लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन at the center. It provided the structural base on which जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, ये इसी पे बेस है, तभी तो ब्लूप्रिंट कहा गया। ऑन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was framed after independence। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चन कराएंगे। 2 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना होगा, मतलब प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपका पॉइंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।